जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस सलीम और मेरे साथ हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक। आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इनके साथ। ये जो इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर कॉल दे दिया है परेड ग्राउंड में जलसे की, अवाम को वो बार बार बाहर निकलने की तलकीन करते हैं, क्या इससे कुछ उनको मतलूबा नताइज मिल रहे हैं या नहीं? और उसके साथ साथ ये जो नई हुकूमत है, अब तो खैर इनको तकरीबन 2 ढाई माह हो गए हैं, क्या इनके कुछ काबू में मामलात आ रहे हैं या नहीं? इन दोनों चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। मलिक साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। वेलकम। मेरा ख्याल है खान साहब से शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने मार्च में एक जलसा किया था परेड ग्राउंड में, जिसमें उन्होंने खत लहराया था और लोगों को बताया था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और वो मुबैना साजिश जो है उनके ख्याल में वो फिर कामयाब हो गई। अब उन्होंने 2 जुलाई को दोबारा लोगों को परेड ग्राउंड बुलाया है। तो इस दौरान में वो लॉन्ग मार्च की भी कोशिश कर चुके हैं, लोगों को अपने अपने शहरों में भी निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो नताइज वो चाहते थे, जो वो बार बार कहते हैं कि जी गलती सुधारे न्यूट्रल, और बार बार नाम लिए बगैर वो बड़े खुले लफ्जों में तनकीद करते हैं फौज पर, वो अभी तक जो उनका ख्याल था वो पूरा नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि अब इस नई कोशिश से वो कुछ हासिल कर सकेंगे? मेरे ख्याल में जो आपने सवाल किया कि मार्च का उन्होंने ऐलान किया था, हम्म। तो वो पाकिस्तान की उनका जो बयानिया है साजिश से लेके और चीज़ों से लेके, वो डिजिटल स्पेस में बड़ा मकबूल है, ओवरसीज पाकिस्तानीज में बड़ा मकबूल है और एक्स सर्विसमैन में बड़ा मकबूल है, मुख्तलिफ इदारों में मकबूल है। लेकिन स्ट्रीट मोबिलाइजेशन में वो उस कदर उन्हें खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं। अवाम को सड़कों में लाने में वो नाकाम दिखाई देती हैं। हम्म। उसकी क्या वजूहात हैं? उसका ये भी हो सकता है कि एक रद्द-ए-अमल जो हमारी तरफ से मिडल क्लास का आता है, ज़रूरी नहीं कि वो रद्द-ए-अमल जो है वो अ, अवामी प्रेशर की सूरत में, स्ट्रीट प्रेज़ेंस में, स्ट्रीट प्रेशर में ज़ाहिर हो। हम्म। वो रद्द-ए-अमल मीडिया और डिजिटल मीडिया और ज़राए से तो सामने आ सकता है। उसमें वो फीलिंग वेंट आउट कर सकते हैं। इसके लिए ना उनके पास तंज़ीम है, ऐसी तंज़ीम साज़ी, उनकी पार्टी ऐसी ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज़्ड पॉलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का भी अलमिया यही कि उनकी आपको गली मोहल्लों में प्रेज़ेंस नहीं फ़ील हो। हम्म। आप अवैस साहब अमेरिका से आए हैं, आप देखते हैं कि वहाँ नेबरहुड में एक प्रेज़ेंस होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेज़ेंस ही नहीं है और तंज़ीम नहीं है, और जो माशरे के मुख्तलिफ तबकात हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, ट्रेड यूनियन हैं, प्रोफ़ेसर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, उनके कोई फ़ोरम ही नहीं। बिल्कुल तो सही। इमरान खान साहब के लिए कि उनकी फैन फॉलोइंग तो है, लेकिन उनके पास पार्टी तंजीम नहीं। हम्म। दूसरा जो इशू है कि लोग आने के लिए इस वक्त हीट वेव है, पाकिस्तान आप भी तशरीफ लाए हुए हैं इस मौसम में, जबकि लोग ईद भी करीब है। तो हम्म। ईद से पहले वो एक एक्टिविटी करना चाहते थे, जब उन्हें रुखसत किया गया तो ये हुआ कि दो बीच में ईदें आ गई। पहले रमजान आ गया, रमजान में अक्सरियत लोगों का फोकस जो है वो मजहबी मसरूफियात में हो जाता है। बिल्कुल। अब ये जो है ईद ईद उल अज़हा आ रही है और उसके बाद छुट्टियाँ होंगी और गर्मी है, तो एक जलसा होगा मेरा ख़्याल है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था वो आज़ादी मार्च, वो भी पुअरली प्लान्ड था। हम्म। बजाए इसके कि वो लाहौर से आते। हम्म। आपको याद होगा कि 2014 में जब उन्होंने धरना दिया था और ताहिर उल कादरी साहब के साथ वो मिल के आए थे, हम्म। तो वो लाहौर से आए थे। लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट नून लीग की थी, फेडरल गवर्नमेंट नून लीग की थी। लेकिन इस दफा उन्होंने चूज किया केपीके से। तो हम्म। इससे मुझे लगा कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। केपीके में उनकी गवर्नमेंट है प्रोविंस, वो उसकी छतरी तले आना चाहते हैं। और अभी तक उनकी जितनी भी एक्टिविटी हम देख रहे हैं वो बनी गाला है या पेशावर है। तो और तीसरा जो पहलू है कि पाकिस्तान की जो तारीख तारीख है सियासी, उसके अंदर जब इस तरह की तहरीकें या गवर्नमेंट पे प्रेशर होता है, उसके अंदर दरपर्दा अब ये बात कोई सीगा एराज में नहीं रही। डी क्लासिफाइड पेपर आ गए हैं, कुछ किताबें ऐसी आ गई हैं कि उसके अंदर तायद हासिल होती है हम्म। जो मुक्तदर हल्के हैं। वो 1977 की निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट हो, वो 90s की डेकेड में काजी हुसैन अहमद के हों, हम्म। धरने हों, लॉन्ग मार्च यहाँ हो। तो इस दफ़ा ये एक टेस्ट केस था इमरान खान साहब के साथ कि वो
उनको कोई ऐसी अशीर बात भी नहीं, और इस टेस्ट केस में वो फेल हुए। जो चौथा डिफरेंस है वो ये देखें कि पिछली दफा वजीर दाखिला थे चौधरी निसार अली, और चौधरी निसार अली खान मुक्तदर हलकों के भी करीब हैं और इमरान खान के भी क्लास फेलो रहे हैं, दोस्ती, तो उनका एक लैक लेस्टर एटीट्यूड था, कोई इतना वो टफ मैयर्स उन्होंने नहीं लिए। लेकिन इस दफा राना सनाउल्लाह की शक्ल में एक वजीर दाखिला है। राना साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी सिस्टम में, जिस तरह मुराद अली शाह सिंध में वजीर खजाना रहे हैं एक तवील अरसे तक, इसी तरह राना सनाउल्लाह, आपको याद होगा कि 2008 से 2013 तक पंजाब में, और 2013 के बाद भी वो वजीर होम मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, और उनको थाने का कचहरी का पेशे के लिहाज से वकील भी हैं, उनकी ग्रिप है। तो इस दफा वो जो वजीर दाखिला बन के, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि इधर सर मंडाते ही ओले पड़े, उसमें चैलेंज में उन्होंने परफॉर्म किए। तो ये 4-5 डिफरेंसेस हैं जो इसमें आपको नजर आते हैं। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अर्बन एरियाज में इमरान खान साहब की एक बड़ी फॉलोइंग है, और वो लोग जो रूरल एरिया से आते हैं उनके लिए तो लॉजिस्टिक इश्यूज भी हो, वो ठहरेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, जिंदगी की बाकी जरूरियात कैसे पूरी करेंगे। लेकिन अर्बन जो यूथ है, जो पॉपुलेशन है, खवातीन है, वो शाम को आके रात को घर जाके सो के दोबारा आ सकते हैं। लेकिन पिंडी से, लाहौर से और इस्लामाबाद में उस तरह अर्बन यूथ भी नहीं निकली जिस तरह लोग निकले तो हैं, लेकिन जिस तादाद में एक्सपेक्टेशन थी, और गवर्नमेंट भी डरी हुई थी कि इतनी तादाद में लोग आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो लास्ट कार्ड जो इमरान खान साहब का था, वो बंद मुट्ठी उन्होंने खोल दी। वो एक जलसे कर रहे थे, और उन्होंने, जब वो वजीर आजम हाउस से रुखसत हुए तो उन्होंने एक दिन भी रेस्ट नहीं किया, मुसलसल हर दूसरे दिन जलसे कर रहे थे, टॉक शो कर रहे, उनका बयानिया अवाम में मकबूल हो रहा था। लेकिन ये मार्च उन्होंने जो दी, ये लास्ट आखिरी कार्ड था जो उन्होंने पहले खेली, ये उनसे एक स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन हुई। बिल्कुल सही, आपने बड़ी खूबी से अहाता किया तमाम जो फैक्टर्स हैं इसमें। और मेरा ख्याल है कि ये जो खास तौर पर तंजीम की आप बात कर रहे हैं मकामी सतह पर, ये वो चीज़ है जिसकी तरफ बार बार लोग इनके दौरे हुकूमत में भी इशारा करते थे। लेकिन इमरान खान साहब शायद ये समझते हैं कि उनका पर्सनल कैरिज्मा जो है वो काफ़ी है उनकी पार्टी को जितवाने के लिए और लोगों को सड़कों पर लाने के लिए। हालांकि जितनी तादाद हम देखते हैं वो उनकी उम्मीदों से कम थी। ये वो लोग हैं शायद जो उनके बड़े डाई हार्ड लॉयलिस्ट हैं, हमेशा से उनके साथ थे, लेकिन कभी भी ये स्ट्रीट पावर में तब्दील नहीं हो सके, ना उनको हुकूमत तक पहुंचा सके। ये फर्क शायद वो नहीं समझ रहे। लेकिन जो दूसरी आपने अहम बात की मुक्तदरा कुव्वतों की हिमायत वाली, उसके लिए अब ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उन पर इन्हिसार कर रहे हैं कि उनके जरिए दबाव डलवाया जाए। अभी हाल ही में हमने देखा कि जनरल जहीरुल इस्लाम, जिनके बारे में कहा जाता था कि 2014 के धरने के पीछे उनका हाथ था, वो मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने तस्लीम किया है कि हमने लॉन्च किया था इमरान खान साहब को। तो आपको लगता है कि ये जो रिटायर्ड अफसरान है इनके जरिए कोई वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो इस वक्त टॉप ब्रास है उसको? एक तो ये है कि जाहिर है आर्मी के अंदर सीनियर और जूनियर का एहतराम होता है, ये एक है। और आप रिटायर होते हैं, लेकिन आपके जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जूनियर अफसरान होते हैं, बाय द टाइम वो प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन ये असर जो है ये 2-3 साल तक रहता है, उसके बाद आपके जूनियर लोग भी रिटायर होना शुरू हो जाते हैं, और जो नहीं रिटायर होते, सबसे टॉप पे वही सबसे ताकतवर होते हैं। तो दूसरा जो आर्मी की खूबसूरती है वो ये कि द मोमेंट आप रिटायर हो गए हैं तो आप एक, आपका आर्मी से ताल्लुक नहीं होता, यू आर जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी सिटीजन। फिर आप जीएचक्यू भी जाएंगे तो गेट पे आपका नाम लिखा है, कोई मीटिंग है तो आप जाएंगे, नहीं तो आपको वापस भेज देंगे। और इसी तरह इसलिए, लेकिन इनकी एक न्यू सेंस होती है। हमने देखा कि जनरल हमीद गुल और जनरल असद दुरानी, दो डीजीआईएसआई थे जो बड़े मुतहरिक रहे, और उनकी एक न्यू सेंस रही है। जहाँ तक जनरल ज़हीरुल इस्लाम का ताल्लुक है, मैं उनके गांव का और उनके हलके का, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे भी रिसर्च करता हूँ, जो कैंडिडेट पिछले इलेक्शन में उन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट की मुखालफत की और नून लीग के कैंडिडेट की, और अपनी अच्छा। बिरादरी से एक टिम्बर माफिया का शख्स है राजा सगीर, हम्म।
जो इसका पहला इलेक्शन था उसको उन्होंने सपोर्ट किया, हम्म, और पीटीआई भी हार गई, नून लीग भी हार हम्म, गई। अब वो उसके बाद वो शामिल हो गया पीटीआई में, और पीटीआई पे जब मुश्किल वक्त आया तो वो नून लीग में शामिल हो गया। तो ये बात ज़हीरुल इस्लाम साहब को पसंद नहीं है। हम्म, वो उनकी बिरादरी का है, लेकिन उन्होंने इसके मुकाबले में जो पीटीआई का ओरिजिनली कैंडिडेट था, कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान, हम्म, उसको सपोर्ट किया। और उस तकरीर में भी उन्होंने ये कहा कि हमें, क्योंकि ये जो कहूटा और मरी है, ये बिरादरी नेटवर्क पे बड़ा डिवाइड। हम्म, आपको याद होगा कि एक राजा जफरुल हक साहब राजा बिरादरी के हैं, जी, इस इलाके के कहूटा, और शायद खाकान अब्बासी और उनके वालिद अब्बासी हम्म, बिरादरी के। तो बिल्कुल, जो अब्बासी बिरादरी है, अब्बासी को वोट देती है, जो राजा बिरादरी है, राजा को वोट देती है, जो सत्ती है, सत्ती को वोट देते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, वो मुझे पसंद भी आई ज़ाती तौर पे, कि हमें इस बिरादरी नेटवर्क से हट के हम्म, तो मुल्क के लिए सोचना चाहिए, और बिरादरी लाइन से हट के हमें इसको करना चाहिए। और उन्होंने अपनी बिरादरी से हट के वो, ये एक पहलू इग्नोर हुआ। ज़ाहिर है, लेकिन उनका एक पास्ट है, जब धरने हुए यहाँ, हम्म, तो उस वक़्त वो अ, एक डीजीआईएसआई थे, तो उस हवाले से उन्हें ये मिल गया। और तीसरा इसका पहलू ये है कि मैं समझता हूँ कि दौरान सर्विस देखें, सियासत में जो हिस्सा लेना है, हम्म, उसको हमें कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल, आप वैस साहब अमेरिका में पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो एक्स सर्विसमैन का, एक्स अटॉर्नी जनरल का, एक्स किसी भी ऑफिशियल का पूरा राइट है कि वो रिटायरमेंट के 2 साल भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे। इंडिया में भी ऐसे होता है। इसको हमें वेलकम करना चाहिए। इस वक्त जो सिविल मिलिट्री डिवाइड है, ये ऐसी ब्रिज हो सकती है कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के बाजाब्ता मेंबर बन जाए। हम्म, और मैं देख रहा हूँ पीटीआई को जो सपोर्ट कर रहे हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, उनका ये पूरा राइट है, उनको चाहिए कि वो इसको सपोर्ट करें। और उनका जो एक्सपर्टीज है डिफेंस में या एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे पॉलिटिकल पार्टीज को, हमने देखा कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल टिका खान, हम्म, वो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी रहे, गवर्नर बने, और फिर उन्होंने जेलें भी काटी। बड़ी पॉलिटिकल उनकी स्ट्रगल है। हम्म, तो इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि कोई हार नहीं। बाकी ये है कि डिबेट, कोई भी अगर ऑफिशियल है, जब वो सियासत में आएगा, तो उसको अपने पास्ट का जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हो। तो ये एक नेचुरल बात है, और गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि इस वक्त पीटीआई का एक बयानिया है, वो बज़ाहिर अलामती तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लग रहा है। हम्म, तो जो पीटीआई की अगेंस्ट पार्टीज हैं, उन्होंने इस चीज को बड़ा प्ले किया कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम का ये जलसा हुआ, और अभी भी उन्हें तायद हासिल हम्म, है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है, क्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड। इन जो साबिक अस्करी अफसरान हैं, इनसे ताल्लुकात, इनसे रवाबित, इसके ऊपर तो ना मुस्लिम लीग में ना पीपल्स पार्टी में इस पे इख्तलाफ ही नहीं, और बड़ा प्लेजर का इजहार करते हैं। अब जब 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगा 99 में, हम्म, तो उसके बाद अब 2008 के बाद जनरल सलाउद्दीन तिरमिजी और जनरल अब्दुल कयूम, दोनों रिटायर्ड, इनको सेनेट के टिकट दिए गए। बिल्कुल, तो मैं ये हैरान था कि मुशर्रफ के वक्त जो नून लीग का किसी कारकुन को इस काबिल नहीं समझा गया जिसने कोई स्ट्रगल की हो, मज़ाहमत की हो, अमरियत की, और ये लोग जो हैं, इनको टिकट दिए गए। हम्म, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इनके इस पे बड़ा खुशी का इज़हार करती हैं, और ये करती हैं। तो ये एक इस मेरी इसमें ये राय है। बिल्कुल सही। तो फाइनली थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौजूदा हुकूमत के बारे में भी। ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, क्योंकि अगरचे इनके इत्तेहादी भी हैं लेकिन फ्रंट फेस जो है वो मुस्लिम लीग नून है, ऐसे लगता है कि उनके काबू में कुछ मामलात आ नहीं रहे हैं। इत्तेहादी भी उखड़े उखड़े नजर आते हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी ने अभी तक उस तरह से कोई इजहार नहीं किया, लेकिन छोटी जमातें जो हैं वो नाराज लगती हैं। जो इकोनॉमी के मामलात हैं वो भी बड़ी तगोदौ के बावजूद, महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है, आईएमएफ जो है वो भी एक नाराज महबूबा की तरह एक्ट कर रहा है इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद। तो आपको लगता है कि इसका भी इनको कोई पॉलिटिकल नुकसान होगा और शायद अब ये पछता रहे होंगे कि हमने हुकूमत क्यों ली? एक तो ये है कि देखें आप, जो 3 साल और 8 महीने एक हुकूमत रही है, और उसके बाद आप लास्ट लेग में आ गए हैं, तो वो आपको चैलेंजेस इमेंस। हम्म, लेकिन आइडियली शायद खाकान अब्बासी साहब और दूसरों की राय थी, और सीनियर जो लीग के लीडर हैं,
کہ ہم نو کانفیڈنس موو کے بعد اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور فریش مینڈیٹ کی طرف چلے. ہم، لیکن دوسری طرف جو نون لیگ کا دوسرا ایک گروپ تھا، ان کا یہ تھا، ان کو اس ڈیل پہ اس لیے رضامند کیا گیا کہ کسی وقت بھی فرد جرم لگ سکتی، ہم، تو ایک ارجنسی تھی. تو اب میرے خیال سے نون لیگ نے بیانیے کی قیمت ایک ادا کی ہے اپنی. ہم، یعنی مریم نواز اگر ایکٹیو نہیں ہوتی، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے، ہم، تو ووٹ بینک تو ان دونوں کا ہے اور انہوں نے محنت بھی کی ہے. تو باقی جو ہیں وہ نون لیگ کے اندر مینیجرز ہیں، ہم، وہ مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ ووٹ بینک کو نہیں کر سکتے. اور ہم، پھر اب ڈلیوری جو ایک بینچ مارک تھا نون لیگ کا کہ پرفارمنس اور ڈلیوری، اب نیکسٹ ووٹر جب الیکشن میں جائے گا تو اس کے سامنے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی پرفارمنس بھی اس کی مائنڈ میں، ہم، جو اپوزیشن ایک ہوپ جنریٹ کرتی ہے کہ ہم یہ کریں گے. ہم، تو یہ بڑا اس کے اندر یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی اور پرفارمنس لوگوں کے سامنے ہے. ہم، تو اس کے اندر ایک پریشر بھی ہے کہ پرفارم کرنا ہے، لیکن اسپیس بڑی کم ہے. ہم، اب آپ دیکھیں گے جو ہماری اسٹیٹ آف اکانومی، اس میں کوئی بھی گورنمنٹ ہے، ہم، ایک تو ڈومیسٹک فیکٹرز ہیں، دوسرا یوکرین کے اور رشیا جو ہے وار، اس کی وجہ سے آئل پرائسز سرج ہوئی ہیں، کووڈ میں سے گلوبل اکانومی نکلی ہے. تو پوری دنیا میں یہ چیلنجز ہیں. ہم، ہم جیسے ملکوں میں پھر اور جو ہماری کیپیسٹی اور ویک ولنریبل اکانومیز ہوتی ہیں وہاں اور تو گورنمنٹ کے پاس اس وقت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ڈیٹ سروسنگ ہے، پاکستان پچھلی ایک دو دہائیوں سے ایسے ہی چل رہا ہے ہم، کہ وہ دوستوں سے بیل آؤٹ پیکج لے، ہم، عرب ملکوں سے ادھار تیل لے لیتا ہے، آئی ایم ایف کے پاس اسے جانا پڑتا ہے، چائنا سے لے لیتا ہے. تو اس سے ایلیٹ کو وقتی طور پہ وہ جو وینٹیلیٹر پہ ہماری اکانومی ہوتی ہے اس کو کچھ ٹائم مل جاتا ہے، لیکن وہ جو ریفارمز کرنی ہے اکنامک، ہم، وہ ریفارمز پھر وہ نہیں کرتے کہ یوں سسٹم چل رہا ہے. تو ایسا کتنی دیر چلے گا؟ اور ہم، یہ اس لیے بھی الارمنگ ہے کہ ہمارے پڑوس میں سری لنکا کی مثال ہے کہ سری لنکا سے ہمیں سب تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست کے لیے سوچا جائے، خواہ وہ نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، کہ اسٹیٹ آف اکانومی ہم کیسے آگے بہتر، عام آدمی کو کیسے ریلیف دیں گے، اسٹیٹ آف اکانومی کیسے بہتر ہوگی. گلوبل چیلنجز اب اویس صاحب آپ باہر پڑھاتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں آتے رہیں گے. ہم، اگر کووڈ آ گیا ہے تو کوئی نہ کوئی جو اس طرح کی ہوگا، کیلمٹیز ہوں گی، ڈیزیزز ہوں گی، کوئی کسی ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ کانفلکٹ ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ولنریبلٹیز کم کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کے ایلیٹ کی مراد کم کرنے کی ضرورت بالکل ہے. جو صحیح. یو این ڈی پی کی رپورٹ میں آیا، ابھی تک 17 بلین ڈالرز کی ہم مراد پاکستانی ایلیٹ کو دے رہے ہیں. ہم، تو اس میں پلاٹ ہیں، اس میں لونز ہیں، اس کے اندر کمرشل لینڈ ہے، اس کے اندر پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ہر طرح. ابھی اب بڑا میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ کی ہے اس میں فیڈرل سیکرٹریز کو دو پلاٹ دے گئے. ہم، اور کل فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ کیبنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی ہے ججز کے پلاٹ کے بارے میں. تو اب میں اسٹیٹ ایکسپینس پہ جو ہماری لیڈ رہ رہی ہے، یہ دنیا میں کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا. ہم، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بڑا ایک سپر پاور ہے، لیکن اس کے جو آفیشلز ہیں، اس کی جو بیوروکریسی ہے، اس کو وہ مراد نہیں ملتی جو پاکستان میں ملتی، جو ایک قرض پہ معیشت چل رہی. اور اس نظام کو کوئی بھی پارٹی تبدیل کرنے کی اس پہ ان کا کنسنسس ہے. ہم، آپ دیکھیں کہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے بھی ڈسکلوجر نہیں کیا رائٹ آف انفارمیشن کے تحت ان کی حکومت کی نیشنل سیکیورٹی. اور اب کچھ جرنلسٹ نے اس پچھلے ٹینیور کے بارے میں پوچھا، ہم، نون لیگ کے ٹینیور کے بارے میں، اس وقت عمران خان صاحب نے بھی وہ ڈسکلوجر ان کی گورنمنٹ نے نہیں کیا. آج کوئی پوچھ لے تو آج بھی نہیں. اس پہ پلاٹ پہ مراد پہ ایلیٹ کا کنسنسس، ہم، وہ آپ کو کنسنسس ایسے بھی نظر آئے گا کہ ملک ریاض کی شکل میں تمام لوگوں کا تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک، ہم، یعنی وہ روحانیت کی یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں. ہم، وہ کراچی کے اندر بھی ان کی لک آفٹر پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے.
उनके यहाँ DHA के साथ भी डील है और हर पार्टी के साथ उनकी गुडविल है और जो मीडिया हाउसेज ओनर हैं वो बगैर नाम के उनके कोई खबर, उस खबर इस शक्ल में अखबारात में लगती है कि जो उनका वर्जन होता है, तरदीद होता है, वही हेडलाइन होती है। बिल्कुल। तो ये एक कंसेंसस इसमें हमें नजर आता है। बाकी आपस में छोटी-मोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। एलीट का इन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस, इमरान खान साहब से तवक्को भी ये थी कि वो एलीट की मराद खत्म करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएँगे और यानी उनका सारा वो सफ़र जिस तरह था कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और गवर्नर हाउस की दीवारें जो हैं वो गिरेंगी और उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन वो उसी वीक वहाँ सेटबैक लग गया और वो इक़दामात रुक गए। हुँ। बिल्कुल, और मेरा ख़्याल है कि आपने जहाँ बात ख़त्म की है, यही सबसे बुनियादी बात है कि हमारे यहाँ बाकी पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, लेकिन जब तक सियासी जमातें और तबका अशराफिया इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं होंगे कि इकॉनमी और इस किस्म के जो दूसरे मामलात हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी, इनको जो है वो सियासी लड़ाइयों से का निशाना नहीं बनना चाहिए और मिल-जुल कर सबको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, बात नहीं बनेगी। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही। मलिक साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।